Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Levels Hub. And the subject which we are going to do today is chemistry, one of my least favorite subjects. Anyways, the subject code for this is 5070, and the year of paper or the syllabus year is 2026 till 2028, right? जिन बच्चों ने 2026 से लेके 2028 में पेपर देना है, this paper pattern and the syllabus is for those student 2026 till 2028, the latest syllabus year. Okay, so people, we are supposed to give 3 papers for each of the science subject. ठीक है, जैसे बायो में हमने देखा था there were 3 papers, similarly chemistry and physics में भी ऐसे ही है. 3 papers हैं, P1, P2 and P3 और पेपर 4. P1 कंपल्सरी, P2 कंपल्सरी, P3 और P4 में आपके पास चॉइस है. And this time I'm not talking about the choices of questions. I am talking about the choice of the paper. आपके पास चॉइस है, आप या तो पेपर 3 देते हो या फिर पेपर 4 देते. You can see slash is for this. दोनों नहीं देने, पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, पेपर 3 या 4 में से एक पेपर देना है. और क्यों, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1. पेपर 1 इज वेरी सिंपल. नाम से सिंपल है गाइस, पैटर्न बहुत सिंपल है, अंदर जो इसके क्वेश्चंस होते हैं ना, वेरी बैड. ओके, सो दिस इज अबाउट एमसीक्यूज, और इसका बहुत ही सिंपल सा सीन है. 40 एमसीक्यूज हैं, सो 40 मार्क्स हैं. ईच एमसीक्यू इज ऑफ 1 मार्क and the time is 1 hour. ठीक है, 40 MCQs, 40 marks, 1 hour for this paper, और इसकी 30% वेटेज है टोटल आपके उसमें तीनों पेपर्स को मिला के, राइट. सो गाइज, ये भी बहुत कंफ्यूजन होती है. कुछ बच्चों को लगता है कि वेटेज और मार्क्स एक ही चीज़ है. नो, वेटेज और मार्क्स एक चीज़ नहीं है. वेटेज इज डिफरेंट. ओके, वेटेज होता है कि टोटल पेपर, जो 3 पेपर हैं किसी सब्जेक्ट के, 4 पेपर है, कौन सा पेपर कितनी उसकी वर्थ है. इट्स अबाउट दैट, राइट. सो पेपर 1 MCQs है, इसकी 30% आपकी वेटेज है टोटल 100 में से. 100 वेटेज होती है टोटल, और 30% पेपर 1 की है. पेपर 2 जिसको आप मेजर पेपर कहते हो, एंड दिस इज वाई 50% वेटेज, यानी कि आपके पेपर 1, पेपर 3, 4 में को मिला के जितनी वेटेज है उतनी पेपर 2 की अकेले है. दिस इज द थ्योरी पेपर. इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इसकी वेल वेरिएशंस हैं. 8 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 9, 10 भी हो सकते हैं. इवन मैंने 7 क्वेश्चंस भी देखे हैं, अगर ज़्यादा एक क्वेश्चन ज़्यादा मार्क हो. सो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 8 ही क्वेश्चन होंगे या 10 ही क्वेश्चन होंगे या 7 ही क्वेश्चन होंगे. इसमें वेरिएशंस हैं. ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो हर क्वेश्चन के मार्क्स कम होंगे, कम क्वेश्चन होंगे तो हर क्वेश्चन के मार्क्स ज़्यादा होंगे, बट द टोटल मार्क्स आर 80. और इसके लिए आपके पास टाइम होता है 1 hour and 45 minutes. Paper 2 theory paper, structured questions worth of 80 marks and the time is 1 hour 45 minutes. अब आ जाते हैं हम इस पे. Paper 3 और Paper 4, both of these papers test your practical skills. ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट होंगे दोनों में ही, इसलिए आपने एक ही पेपर देना है, पेपर 3 या पेपर 4. अच्छा, अब इसमें बच्चे की तो प्रेफरेंस होती है ऑब्वियसली, बट स्कूल भी अक्सर उनकी भी मर्जी होती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं पेपर 3 बच्चों को प्रैक्टिस नहीं कराते फॉर द ओ लेवल्स, क्योंकि आगे उन्होंने ए लेवल्स में प्रैक्टिकल्स करने हैं. बट आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग. पेपर 3 प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों की ओ लेवल्स में, ताकि आगे ए लेवल्स में जाके, स्पेशली एएस में ही फर्स्ट ईयर में आप देते हो प्रैक्टिकल का कंप्लीट पेपर, उसमें बच्चे फिर स्ट्रगल ना करें. वेल, एनीवेज, इसमें फिर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, पेपर 3 या पेपर 4. एक पेपर दोगे आप, दोनों में ही प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट होंगे. व्हाट्स द डिफरेंस नाउ? पेपर 3 आपका प्योर प्रैक्टिकल पेपर है, कि लाइक जिसमें आपको सेटअप, आपको एपरेटस दिया होगा एंड द सेटअप, और फिर आपको वो खुद सब करके पूरी इन्वेस्टिगेशन आपको परफॉर्म करनी होती है, पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है, पूरा प्लान करके, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं पेपर, जिसमें प्रैक्टिकल आप कर रहे हो. और इसके लिए टाइम है 1 hour 30 minutes, और इसके टोटल मार्क्स हैं 40. अच्छा, सिमिलरली एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल यानी कि P3 का ऑल्टरनेट है बेसिकली P4. इसके भी मार्क्स बिल्कुल सेम है, 40 मार्क्स, और टाइम इसका कम है 1 hour, क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, राइट. पेपर 3 में इसलिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं. इसमें आप परफॉर्म नहीं कर रहे, इसमें इसलिए इसका टाइम है 1 hour. करते क्या आप इसमें बेसिकली आप इसको कह लो कि मैं इसको कहती थी प्रैक्टिकल ऑन पेपर, प्रैक्टिकल ऑन पेपर. इसमें आपने कोई एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म नहीं करना है, इसमें आपने सारा आपका पेपर वर्क है.
आपको पेपर पे apparatus बना के दे देंगे, उसको कह देंगे लेबल कर दें, पेपर पे आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दे देंगे, उस पे वो आपको कहेंगे कि इसमें सब आइडेंटिफिकेशंस बताएं, इसमें बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट था, ये ऐसे से परफॉर्म किया, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इसमें सोर्सेज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, या इसके अंदर ये एरर है तो क्यों एरर है, या ये स्टेप किया है अगर उसने तो क्यों किया है। उसके अलावा कैलकुलेशंस हो सकती हैं, इसमें मैथ के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा आपको apparatus की आइडेंटिफिकेशन वो दे सकते हैं कि ये बताएं apparatus बना दिया उन्होंने, इसका नाम बताएं, इसका यूज़ बताएं, ठीक है। और इसी तरह से apparatus की एक्यूरेसीज आप आगे बढ़ोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली प्रैक्टिकल पूरा आपको करके दिया हुआ होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। डिजाइन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, ऑन पेपर करना नहीं पड़ेगा, ऑन पेपर आपको स्टेप्स लिखने होंगे, ऑन पेपर आपको ड्राइंग बनानी होगी, ऑन पेपर आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल करना नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली हैं ये दोनों प्रैक्टिकल के पेपर, बट आप एक देते हो, आइदर पेपर 3 और पेपर 4। मार्क्स ऑब्वियसली दोनों के सेम हैं और वेटेज भी ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि बच्चे ने एक पेपर देना है कोई, राइट, कोई भी पेपर दे, दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। सो इसीलिए इनकी वेटेज और मार्क्स बिल्कुल सेम है, बस टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें आपने प्रैक्टिकल करना है, सो यू गेट एक्स्ट्रा 30 मिनट्स फॉर पेपर 3। अच्छा, अब ओके गाइज, ये देखें पेपर 1 एंड पेपर 3 4 की वेटेज मिला के पेपर 2 की वेटेज बननी है, यानी कि 30 और 20 50% इन दोनों की वेटेज है, और अकेली पेपर 2 की 50% वेटेज है। इसीलिए इसको यूजुअली मेजर पेपर कहते हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसको अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया तो इसको इग्नोर कर देना, या ये अच्छा हो गया तो इसको इग्नोर कर देना, नो। ऑल 3 पेपर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तीनों पे फोकस करना है, तीनों पे अच्छा करना है। ये सिर्फ वेटेज का ये मतलब है कि आपका ग्रेड हेवीली डिपेंडेंट इस पे होता है, क्योंकि 50% वेटेज है, बट दैट डजंट मीन कि आप ये पेपर या ये पेपर छोड़ दो या इन पे फोकस ना करो। अब हम चलते हैं सिलेबस कंटेंट पे। सो सिलेबस, अच्छा, अब ये लेटेस्ट सिलेबस अगेन फॉर द इयर्स 2026 टिल 2028, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। टोटल चैप्टर्स व्हिच यू विल बी स्टडीइंग इन ओ लेवल्स केमिस्ट्री इज 12, ठीक है। 12 चैप्टर्स यू विल बी स्टडीइंग फॉर द ओ लेवल्स केमिस्ट्री, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट दो चैप्टर्स आर। नंबर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टार्ट वो बेसिक से ही कराएंगे आपका। इसके अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, जिसके बारे में आप इनकी कंप्लीट चीज़ें पढ़ोगे, इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के फिर आगे रीजंस क्या होते हैं कि अगर ये ऐसे पार्टिकल्स इसमें सॉलिड में बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लिक्विड्स में ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, गैसेस की क्या रीजन है। उसके बाद पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर आप इसमें स्टडी करते हो, और उसके अलावा आप इसके अंदर डिफ्यूजन भी एक प्रोसेस है, वो भी आप इसके अंदर स्टडी करोगे, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 पे, एलिमेंट्स, एटम्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप स्टडी करोगे, इसमें डिफरेंसेस के बेसिकली बहुत क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्स और एटम्स में, सॉरी, एटम्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है, फिर इसमें डेफिनेशन छोटी छोटी बहुत सारी आ जाती हैं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आ गए। फिर इसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करोगे कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि थोड़ा बहुत इससे वन से लिंक भी कर रहा है, तो ये चीजें आप इसके अंदर आ जाएंगी आपकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू विल बी स्टडिंग हियर इज, जो शायद आपके लिए नया हो, वर्ड आइसोटोप्स। ये भी आप इसी के अंदर स्टडी करते हो फॉर द चैप्टर नंबर 2। बाकी फिर इसके अंदर आगे एलिमेंट्स के फर्दर आयंस बनते हैं, आयंस कैसे बनेंगे, उनके अंदर कैसे बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी। फिर आगे बॉन्ड्स की भी टाइप्स हैं, राइट, आयनिक बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, मेटालिक बॉन्ड्स हैं, उनके आगे आगे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो सब कुछ आप स्टडी करते हो चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 बेसिकली बहुत ही वास्ट और बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है, अभी लग बहुत सिंपल रहा है, एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बट इसके अंदर काफी छोटी छोटी डिटेल्स और माइनर टॉपिक्स हैं। नंबर 3, टिश्योमेट्री। गाइस, इस टॉपिक को तो प्लीज मार्क कर लो, सर्कल कर लो, स्टार बना लो, डू वट एवर यू वांट। ये टॉपिक अगर आपको नहीं आता ना, आपको 40 to 50% केमिस्ट्री आप फेल हो। वाई? ये टॉपिक ऐसा है जो कि पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3, जो, सॉरी, बी बनाना था, बी बन गया मुझसे, ओके, पेपर 3 या पेपर 4, तो मस्ट है, तीनों पेपर्स में मस्ट टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ए लेवल्स में जाके भी इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। व्हाई? इसके अंदर सारी मैथ्स है आपकी, जितने आपकी कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, आप आगे जाके एक वर्ड पढ़ोगे, मोल, ठीक है। इस वर्ड को कभी नहीं भूलना, ना आपको केमिस्ट्री भूलने देगी ऑनेस्टली।
ये टॉपिक आप जितने भी चैप्टर हैं किसी के भी साथ वो आपको लिंक करके दे सकते हैं। वो आपको इस चैप्टर का सवाल दे के एक लाइक थ्योरी सवाल दे के मोल का क्वेश्चन दे देंगे। इसका सवाल दे के उसकी कैलकुलेशन दे देंगे। इसका सवाल दे के उसमें से कितने मोल्स निकालने हैं, कितना कितना उसका वॉल्यूम निकालना है, कितनी उसकी अमाउंट निकालनी है वो दे देंगे। बेसिकली ये कह लेंगे बेसिस होगी आपकी जितनी भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। कि आपको स्टार्ट वो सिंपली कराएँगे कि फ़ॉर्मूलाज़ कैसे बनते हैं, उनकी कैसे डेफ़िनेशंस आपको वो एमआर, एआर की डेफ़िनेशंस बताएँगे और इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी मोल, एवोगाड्रो कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस तरह की चीज़ों की आपको डेफ़िनेशन से वो स्टार्ट करेंगे एंड देन दे विल टेक यू टू द कैलकुलेशन वाला पार्ट। अच्छा, अब चलते हैं नंबर 4 पे। अच्छा नंबर 4 थोड़ा-सा आपके नंबर 6 से भी लिंक्ड है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इसके अंदर एक हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, आप उसके बारे में पढ़ोगे। उसके अंदर फिर छोटी-छोटी टर्म्स आ जाएँगी कैथोड, एनोड, आयन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक आपका सेल बनता होता है इलेक्ट्रिक सेल, वो कैसे फॉर्मेशन है उसकी, वहाँ पे कैथोड, एनोड का क्या रोल है, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है? और उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स पे। वन ऑफ द ईज़ीएस्ट टॉपिक्स हॉनेस्टली। इसके अंदर आप सबसे जो आपकी एक मेन चीज़ है वो होती है एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की फिर एक साइक्लिक डायग्राम बनती है, उनमें क्या डिफरेंस है उसके अंदर फिर अच्छा इसके अंदर भी थोड़ी कैलकुलेशन आ जाती होती है इस वाले से। मैंने बताया ये टॉपिक तो आप हर किसी से आप इसमें किसी से भी ले लो टॉपिक हर किसी से लिंक होगा। सो इसके अंदर आपके एक्सो एंडो के बाद उनकी डायग्राम्स के बाद जो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लिंक्ड आती हैं वो होती हैं एक्टिवेशन एनर्जी या डेल एच एक आप बहुत वर्ड पढ़ोगे इसके अंदर। आगे ए लेवल्स में जाके डेल एच की टाइप्स भी आप फर्दर स्टडी करोगे, बहुत सारी हैं, फॉर्मेशन है, एटमाइजेशन है, सॉल्यूशन है, तो मतलब इसकी बहुत टाइप्स हैं, ठीक है? फिलहाल आप सिर्फ डेल एच पढ़ोगे इसके अंदर और वो होगा एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन से लिंक्ड। उनकी डायग्राम से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे कैसे कैलकुलेट करना आना चाहिए रिएक्शंस को देख के, फिर आइडेंटिफाई करोगे, फिर बेसिक थोड़े एग्जांपल्स पढ़ोगे एक्सो एंडोथर्मिक की। सो इट्स अबाउट दैट। नंबर 6 केमिकल रिएक्शंस। अच्छा अब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑब्वियसली आप रिएक्शंस पढ़ोगे, रिएक्शंस आप कैसे बनाते हो, फिर उसके अंदर रिएक्शंस में जो एक फार्मूलाज यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, कंपाउंड के नेम आप कैसे बनाते हो, क्या चीज़ किसके साथ रिएक्ट करती है, कौन सा फास्ट रिएक्शन है, कौन सा स्लो रिएक्शन है, ये सब आप पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है? और जो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक्ड है, उसकी एक रीज़न ये थी क्योंकि इसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे रेडॉक्स। व्हिच इज़ प्योरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आई डोंट नो इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो क्यों नहीं डाला हुआ, उन्होंने इसमें क्यों डाला हुआ है, बट रिडॉक्स इज़ वेरी मच रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है? इसके अंदर आप पढ़ते होते हो रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन, मे बी यू हैव हर्ड दिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 2 टर्म्स हैं जिसको आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा इसके अंदर भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अगेन दिस बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर, रिएक्शन से आप उनके डिफरेंट आप नंबर्स आगे स्टडी करोगे। उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ किसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन, लॉस, नंबर ऑफ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब आपको एक पूरी-पूरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो सब आप इसके अंदर पढ़ोगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? और साथ-साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी आप इसके अंदर पढ़ोगे, ये भी बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है और फिर कैटलिस्ट एक वर्ड है जो कि शायद आपने सुना हो, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, कैटलिस्ट क्या करता है और फिर छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे कैटलिस्ट की डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब भी डेफिनेशंस आप इसके अंदर स्टडी करोगे। बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स ही मैं कहूँगी थोड़े बहुत लिंक्ड हैं समवॉट, तीनों ही केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत सिमिलर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी इन तीनों में। अच्छा अब आगे हम चलते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस आप सबने हमेशा ये नाम सुने होंगे। अब इसके अंदर भी सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशंस, इनकी फिर डेफिनेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज के इनके रिएक्शंस और ये अगर और हर चीज़ के साथ ना रीजंस आपको मिलेंगे कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये इस तरह से एक्ट कर रहा है तो क्यों एक्ट कर रहा है। ये अगर हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो क्यों लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर आप पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस में डिफरेंस, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाइड्रोक्साइड्स जितनी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो क्यों हैं और इनमें क्या डिफरेंस है वीक बेसिस है वीक एसिड्स की निस्बत।
और फिर ऑब्वियसली आगे उनके रिएक्शंस हैं। और सॉल्ट्स का इसमें ये है कि सॉल्ट्स की फॉर्मेशन में एसिड्स और बेसिस का रोल होता है, वो आप पढ़ोगे। बाकी भी सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के जितने भी तरीके हैं वो आप सब इसके अंदर पढ़ोगे। और इसके अंदर आप ऑक्साइड्स भी पढ़ोगे। ऑक्साइड्स की भी आगे 3 टाइप्स हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। वो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या रीजन है कि वो क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं, वो सब भी आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 8 ये यूजुअली बच्चों को बहुत पसंद होता है, द पीरियोडिक टेबल। इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पूरा पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा केमिस्ट्री की बुक्स के एंड पे होता है, स्कूल में भी अक्सर प्रिंट होके बहुत प्यारा लग रहा होता है। और ये भी बहुत ही क्रूशियल चीज़ होती है केमिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप उसकी अरेंजमेंट पढ़ोगे कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, फिर उसकी लेबलिंग होती है कि पीरियड्स क्या हैं उसके, उसकी रोज कॉलम में क्या डिफरेंस हैं, ग्रुप्स कैसे बने हुए हैं। और आपने देखा होगा एलिमेंट अगर ये है फॉर एग्जांपल, इसके यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर है, दोनों नंबर्स क्या शो कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशन, सारी टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर्ली, कि इतना आप प्रॉपर इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे कि फिर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल बेसिकली स्टडी करना आ जाएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अगर ये वाले एलिमेंट्स कौन से मेटालिक हैं, कौन से नॉन मेटालिक हैं, गैसेस कौन सी हैं, नोबल गैसेस में भी क्या डिफरेंस होता है आम एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके अलावा जो आप अलग से कुछ ग्रुप्स पढ़ोगे वो होगा ग्रुप 1। और इसमें बेसिकली ग्रुप 1 पढ़ने का मतलब है कि आप ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज और उनके रीजंस, ठीक है। उसके अलावा आप हेलोजन्स वाला एक ग्रुप होता है, वो आप अलग से इसमें स्टडी करोगे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फिर आपके सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद आप लोगों को समझ आए, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, आप उनको स्टडी करोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स से कैसे डिफरेंट है, उनकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना रही हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। और एंड लास्टली यस, नोबल गैसेस। अच्छा, सब कुछ ही इन्होंने डाल दिया पीरियोडिक टेबल में इस दफा, ए लेवल्स के लिए लगता है कुछ नहीं छोड़ा। एनीवेज लास्ट आपका ग्रुप होता है नोबल गैसेस का। तो नोबल गैसेस क्यों इतनी स्टेबल गैसेस हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कैसे डिफरेंट आम गैसेस है, वो सब कुछ आप इसी में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, ओके। नंबर 9, मेटल्स। अब मेटल्स में बेसिकली आपने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि मेटल्स क्या हैं, क्यों हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उनको मेटल्स बना रही हैं। फिर ऑब्वियसली उनके आगे उन्हीं प्रॉपर्टीज की बेसिस पे उनके आगे यूजेस होते हैं कि हर प्रॉपर्टी के हिसाब से आप यूज पढ़ोगे कि अगर इसका ये यूज है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसका ये यूज है ऑब्वियसली, और फिर उसके क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आप इसके अंदर मेटल्स के साथ अलॉयज आते होते हैं आपके, अलॉयज पढ़ोगे आम मेटल से क्या डिफरेंस है, और अलॉयज की फिर आगे क्या फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनको पढ़ते होते हो, ठीक है। उसके बाद मेटल्स में एक और चीज आती होती है कोरोजन। इस टर्म को आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसके अंदर बहुत आगे फर्दर आपके सब टॉपिक्स होंगे, कोरोजन मेटल्स की क्यों होती है, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, किस वजह से कोरोजन हो रही है, क्या उसको फिर प्रिवेंशन क्या है उसकी, ये सब कुछ आप पढ़ोगे इसके अंदर। एंड वन मोर थिंग विच विल बी स्टडिंग इज रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है उससे, और ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। अच्छा, केमिस्ट्री में एक चीज का बहुत फायदा है कि आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, कोई प्रॉपर्टी है किसी चीज की, कोई रीजन है उसका, आपको वो साथ साथ लॉजिक देंगे पूरी, कि अगर हमने कहा कि एक्स ज्यादा रिएक्टिव है वाई से, क्यों है, क्या रीजन है उसकी, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक्स में कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो सब कुछ आप बहुत डिटेल से पढ़ोगे इसके अंदर मेटल्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। आगे फिर उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनकी फिर क्लीनिंग कैसे होती है, वो सभी बहुत आप डिटेल से इसी टॉपिक में पढ़ोगे। ऑब्वियसली नॉट ऑल द मेटल्स, बट कुछ बेसिक मेटल्स होते हैं आपका, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, उन सब के बारे में आप पढ़ोगे कि उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर आगे उनको कैसे क्लीन करते हैं, प्योर कैसे करते हैं, प्योरीफाई सॉरी कैसे करते हैं, फिर आगे उनको प्योरीफाई करके सप्लाई किया जाता है, और उनके आगे क्या यूजेस होते हैं, कैसे चीजें बनती हैं, वो सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है, मेटल्स वाले टॉपिक के अंदर। फिर एक नया टॉपिक अब ऐड हुआ हुआ है, लाइक मेरे टाइम पे टॉपिक नहीं होता था, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर, और एक है एयर, ठीक है। दो चीजें बहुत क्रूशियल है इसके अंदर, लाइक 80% यही है चैप्टर। वाटर की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आए होगे, बायो में भी आप पढ़ोगे इस दफा लेवल्स में। वाटर की प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन उसके भी रीजन, उसके यूजेस, और उसकी प्योरिफिकेशन,
और इस तरह से फिर एयर की क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे, एयर का क्या रोल है हमारे इर्द गिर्द, उसके एडवांटेजेस और सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। और एक माइनर टॉपिक इसमें फर्टिलाइजर्स का भी है, बट उसके ज़्यादा कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, वो बहुत माइनर है, बट वो भी आप इसके अंदर ही पढ़ोगे। केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, वाटर, एयर एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छा जी, वन ऑफ द मेजर्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब ये बहुत ही ना एक हाइप्ड टॉपिक है और ऑनेस्टली बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसके। ये आप पढ़ोगे बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस। एक सिंपल मैं आपको टर्म से बताऊं, कोई भी आप एलिमेंट कह रही हूँ, जो देखें क्या हो गया, कोई भी कंपाउंड मिक्सचर आप लोग उठा लो जिसके अंदर कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, वो आपका होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी के बारे में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी बहुत सिंपल लग रहा हो कि कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने कंपाउंड्स हो जाएंगे, उसके बारे में कितनी ही पढ़ लेंगे, बट बहुत कुछ है गाइस इसके अंदर। सबसे पहले तो वो स्टार्ट ही आपकी टर्मिनोलॉजीज से करना है, क्योंकि इतनी सारी वास्ट टर्म्स हैं इसके अंदर जो कि शायद आप लोगों ने सुनी भी ना हो, उनको डिफाइन करने से ही स्टार्ट करते हैं। फिर वो आपको फंक्शनल ग्रुप्स बताएंगे जिसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे। बेसिक में आपको बताऊं तो ओ लेवल्स में आपके अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। इन चार के बारे में फिर आप बहुत डिटेल से आगे पढ़ोगे कि इनको नेम कैसे करते हैं, कौन से कंपाउंड को कैसे नेम करते हैं। अल्केन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह से हर किसी के अलग अलग रिएक्शंस आप पढ़ोगे, हर किसी की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, हर किसी की एडवांटेजेस पढ़ोगे, यूजेस पढ़ोगे, हर किसी को एक एक को डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और इसमें काफ़ी काफ़ी लाइक टाइम टेकिंग और काफ़ी कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी काफ़ी कैलकुलेशंस वाले सवाल होते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब हाँ जी, अगला जो है ये बहुत ही मज़े की छोटा-सा टॉपिक ही होता है, बहुत मज़े का होता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिकल एनालिसिस। अभी ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स, तो यस इट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल्स, बट ये कोई लाइक कहते हैं ना कि ये फॉर श्योर बात नहीं है। इसके सवाल से P3 या P4 में ही आएंगे। ये आपको P1 में भी टेस्ट कर सकते हैं, मैं वो P2 में भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल, बट दे कैन टेस्ट यू इन P1 एंड P2 ऑल्सो। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिकल एनालिसिस में आपको वो सबसे पहले तो एपरेटस से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। एपरेटस को आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, उनकी यूजेस बताएंगे। ठीक है, बेसिक एपरेटस आप गैस सिरिंज ले लो, मेजरिंग सिलेंडर्स ले लो, स्टॉप वॉचेस ले लो, ब्यूरेट्स पिपेट्स होते हैं आपके, हर किसी का क्या यूज है वो बताएंगे आपको। फिर एक बहुत ही बेसिक आपका होता है ओ लेवल्स में एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन। लाइक बहुत बहुत मेजर कह लो, बहुत बेसिक है कि ये, और बहुत सिंपल भी होता है, इट्स वेरी इजी गाइस। उसको वो आपको कंप्लीटली उसकी डिटेल्स बताएंगे कैसे करते हैं, कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड पॉइंट क्या होता है, उसके अंदर जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन वाले, वो सब भी आपको वो सिखाएंगे। दूसरा आपको वो जो एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे वो होगा आपका क्रोमेटोग्राफी। ये आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने साइंस में पहले पढ़ा हुआ होगा, किया भी होगा। तो इसमें भी सिमिलरली क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं, कौन सा एपरेटस यूज होता है, क्या एडवांटेज है इसका, क्या यूज है इसका, इसमें सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकता है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो सब भी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अंदर भी अगेन कैलकुलेशंस होती हैं। उसके अलावा एक होती है RF वैल्यू, वो भी आपको क्रोमेटोग्राफी जब आप करोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। फिर वो सेपरेशन टेक्निक्स भी आपको कुछ बताएंगे, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स बताएंगे, जिसके अंदर आपने सुना भी होगा फिल्ट्रेशन होती है आपके पास डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये सब प्रोसेस आपको डिटेल में वो पढ़ाएंगे। क्या अपरेटस यूज हो रहा है, किसका क्या यूज है, आपस में डिफरेंशिएट कैसे करना है, किस टाइम कौन से सॉल्यूशन में कौन सी आपको टेक्निक यूज करनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लाइक वो आपको पेपर में हर दफा नहीं बताएंगे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट हम ये कर रहे हैं। हो सकता है आपको सोल्यूशन दे दें, कहें इसको प्योरीफाई करो, इसको सेपरेट करो, आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा कि कौन सी आप टेक्निक यूज कर रहे हो, उसकी क्या अपरेटस है, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है जिसके अंदर थोड़ा-सा इसके अंदर रट्टा होता है आपका, बाकियों में रट्टा नहीं ऑनेस्टली गाइस, सारा आपका प्रोसेस और एक वो कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर थोड़ा-सा रट्टा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन्स एंड गैसेस। इसमें आपको कलर्स बेसिकली याद करने होते हैं, फ्लेम टेस्ट होते हैं, वो कुछ याद करने पड़ते हैं आपको। क्या चीज़ किसके अंदर सोल्यूबल है वो आपको याद करने पड़ते हैं। वो एक टेबल ही होता है, वो आप आराम से याद कर लेते हो। उसको आप 4-5 दफ़ा क्वेश्चन्स में से गो थ्रू करते हो तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता याद हो जाता है कि ये चीज़ इसमें सोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है तो ऑब्वियसली उसकी पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर सोल्यूबल है तो पूरा डिसॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब डिफरेंट है कंपाउंड या डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली वो आपको एक सॉल्यूशन दे देंगे
और कहेंगे इसके अंदर एक्स सॉल्यूशन है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स हुए हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो वो डिफरेंट आप सॉल्यूशंस उसमें ऐड करते जाते हो, देखते हो कि उसके अंदर इस कलर की पीपीटी बन रही है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है, इस कलर की पीपीटी बन रही है, इस कलर की गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। फिर गैसेस के आगे एक्सपेरिमेंट होते हैं आइडेंटिफाई करने के, ऑक्सीजन का डिफरेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्वियसली लाइम वाटर वाला डिफरेंट है, ग्लोइंग स्प्लिंट्स का अलग होता है, तो डिफरेंट है ना, राइट? तो वो आपको सब कुछ आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, आयंस की, सॉल्ट्स की, गैसेस की। और फ्लेम टेस्ट वगैरह से आप करते हो, कलर्स से आप करते हो। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 12। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, गाइज, दिस इज लाइक 80 to 90% ऑफ योर P3 और P4, बट इसका ये मतलब नहीं है कि P3 या P4 में वो कुछ और नहीं देंगे। वो इसमें से भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं P3 या P4 में, बेसिक यही है। आपको ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये नहीं दे सकते। वो हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट के बीच में क्वेश्चन दे दें, आपको इसमें से केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन को कंप्लीट करने को दे दें। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नंबर्स की गेम होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको ये दे दें, इक्वेशन दे दें बैलेंस करने को। इसमें से स्टेशियोमेट्री तो आना ही है ना, वो तो मोल वाले कैलकुलेशन वाले, गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, गैस आपने आइडेंटिफाई कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, आपने लाइम वाटर टेस्ट किया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब CO2 है। अब उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब आ सकता है। इस तरह से पीरियोडिक टेबल के वो कुछ ना कुछ बीच में मेटल्स के क्वेश्चंस डाल देते हैं। इसके अंदर देखिए केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट वाटर और एयर था, एयर का आराम से वो इसके अंदर आपको मिक्स करके दे सकते हैं। सो इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आपको कोई किसी एक एक्सपेरिमेंट आपको डिजाइन करने को दे रहे हैं, उसमें वो अल्केन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज कर सकते हैं। सो इसमें से भी आ सकता है। पेपर 3 पेपर 4 का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चैप्टर 12 याद करके चले जाओ, नो। वो आपका एक ओवरऑल केमिस्ट्री पे जो ग्रिप है वो सब टेस्ट होगी आपकी P3 या P4 में। सो गाइस, यस, दिस वाज इट। आई थिंक सब कुछ हमने मेनली कवर कर लिया है, सब चैप्टर्स का एक ओवरव्यू हो गया कि इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, कौन सा आपका किस पेपर में स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ हो गया है। एंड यस, वन मोर थिंग, ये मैं हमेशा बोलती होती हूँ, प्लीज़ गाइस अपना ईयर ऑफ पेपर ध्यान से देख के दिया करें। दिस इज़ फॉर 2026 टिल 2028, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस कंटेंट है ये वो है। सो अपने आप सब्जेक्ट का कोड मैच करें कि आपने इसी सब्जेक्ट का यही वाला पेपर देना है। ए लेवल्स ओ लेवल्स में बहुत वेरिएशन है गाइस, मेक श्योर करें कि आपका इसी कोड वाला पेपर है और इसी ईयर में आपने देना है, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन होती है कि जिस साल हम पढ़ रहे हैं उसका नो, ये बेसिकली होता है कि जिस साल में आपने पेपर देना है उस साल का आपने सिलेबस फॉलो करना होता है, ठीक है। और यस, अपने सिलेबस को अच्छी तरह से एक दफ़ा रीडिंग देनी है, सारा कुछ पढ़ना है, खासतौर पे चैप्टर्स के नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिटेल में दिए होते हैं। उसको आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सा टॉपिक है, किसकी कितनी वेटेज है और किसके अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ आपने पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, ठीक है। क्योंकि बुक्स में बहुत दफ़ा ऐसा होता है, खासतौर पर साइंसेस के बुक्स में, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर नॉट नीडेड, तो वो ना पढ़ें, वो आप लोग स्किप करें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुक में नहीं होती, ठीक है? और वो सिलेबस में रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं ना, रिसोर्स बुक आपकी मोर देन 1 होती हैं ऑब्वियसली। सो इसलिए सिलेबस के साथ मैच करें सब कुछ, बुक की बजाय सिलेबस को हाथ में रख के चलें, सिलेबस का कोई पॉइंट मिस नहीं हो, जो कैम्ब्रिज का ऑफिशियल सिलेबस है। यू विल टाइप इट ऑन गूगल, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स केमिस्ट्री 5070 सिलेबस, वो सिलेबस आपको खोल देंगे। उसके बाद आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है, योर ईयर विल बी 2026 टिल 2028, जो कि ईयर अब लेटेस्ट है ऑब्वियसली। उसको आप क्लिक करोगे तो वो पूरा सिलेबस खुल जाएगा। उसको प्लीज अच्छी तरह से गो थ्रू करना बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, दिस इज वेरी क्रूशियल। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद केमिस्ट्री एंड आई होप कि आप सबको मज़ा आया हो, आप सबको कुछ चीज़ें समझ आई हो। बाकी जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे पढ़ना सब्जेक्ट तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी बहुत ऐसा हो सकता है कि मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए हो जो कि समझ ना आ रहे हो। मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसी ज़्यादा वास्ट टर्मिनोलॉजी ना यूज़ करूँ केमिस्ट्री की कि समझ ना आए, बट बेसिक यही है सब। और all the best. This was one of my least favorite subjects, but I hope कि आप सबको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। And this was all from my side. I'll see you all with the next subject. And till then, take care and Allah Hafiz.